मोनी, चलिए हेडिंग डालिए। टॉपिक है, नया टॉपिक आज से स्टार्ट आपका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूशन, संघीय कार्यपालिका। नया टॉपिक अब आपका शुरू है, यूनियन एग्जीक्यूशन, संघीय कार्यपालिका। बेसिकली इसके अंदर जो कवर होते हैं वो पहला आपका कवर होंगे भारत के प्रेसिडेंट, दूसरा कवर होंगे भारत के वाइस प्रेसिडेंट, देन कवर होंगे प्राइम मिनिस्टर, देन कवर होगी आपकी कैबिनेट प्लस अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो। यूनियन एग्जीक्यूशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट और मिनिस्टर, ये सेक्शन आपका कवर होता है संघीय कार्यपालिका में। साथ में कवर होते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, साथ में आपके अटॉर्नी जनरल। ये आपका सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये एक एक करके संघीय कार्यपालिका में कवर होगा, नोट करते चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूशन, संघीय कार्यपालिका। चलिए कुछ पॉइंट नोट करिए। अच्छा हो गया, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका, चलो कुछ पॉइंट आ रहा हूं, लिखो। इंडिया, थोड़ा स्पीड में आइए, लंबे लेक्चर्स होंगे, लंबे का मतलब टॉपिक लंबा होगा तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर के बैठिए। इंडिया इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत संसदीय व्यवस्था पर आधारित देश है। भारत संसदीय व्यवस्था पर आधारित देश है। वी टुक द डेमोक्रेसी फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम मॉडल। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से चुनी है। वी टुक द डेमोक्रेटिक मॉडल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से हमने चुनी है। यूनाइटेड किंगडम in which parliament has the highest body for the law making, in which parliament has the highest authority for the law making, जिसमें संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई है। इवन, हालांकि, इवन फॉर द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, दैनिक प्रशासन के लिए, ओनली रिस्पॉन्सिव अथॉरिटी इज एग्जीक्यूटिव। ओनली रिस्पॉन्सिव अथॉरिटी इज एग्जीक्यूटिव, एकमात्र जवाबदेह प्राधिकारी कार्यपालिका है। एकमात्र जवाबदेह अधिकारी कार्यपालिका ही है। हालांकि मतलब रूल बनाने के लिए कौन हमारे पास, पार्लियामेंट है, ओ हाँ पार्लियामेंट है, लेकिन जो डेली बेसिस के काम करने के लिए कौन होती है, कार्यपालिका। इट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which implemented the law made by parliament, जो संसद के कानूनों को लागू करती है। which is implemented the law made by parliament, जो संसद के कानूनों को निश्चित करती है। it has some authority like, इसके अंदर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि सामने जो आपके ये लोग हैं इसके अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। एग्जीक्यूशन का काम होता है, क्लियर हो गया। अब इंडिया में कुछ चीजें समझिए। इंडिया में जो सबसे पहली पोस्ट होती है वो पोस्ट आपकी कौन सी है, प्रेसिडेंट। भारत में जो सबसे टॉप की पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट भारत में कैसी अथॉरिटी है, साइन करने की अथॉरिटी है। इसका मतलब भारत में जो पीएम है
वो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, आप कह सकते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर द इंप्लीमेंटेशन। जो भी रूल बनाए जाते हैं, रूल ध्यान रखिए भारत में पीएम नहीं बनाते हैं, रूल बनाने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो रूल बनाती है उसको लागू करने के लिए पीएम साहब हैं। तो जब पीएम साहब है तो इनकी हेल्प करने के लिए कौन लोग होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए जो लोग होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, वो होते हैं आईएएस। और इनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? पीसीएस। ये अथॉरिटी आपकी चलती है। क्लियर? इंडिया में अगर आपको इंप्लीमेंट करवानी है चीजें तो इस तरीके से लोअर लेवल से अपर लेवल तक चलती हैं। यहां से फाइल यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे होती है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की फाइल कैसे कैसे जानी होती है। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से फाइल आपकी यहां से पीसीएस की हेल्प करने के लिए अगर और चाहे तो क्लर्क लिख लीजिए उसके नीचे, पीसीएस के नीचे क्लर्क। तो क्लरिकल लोग होते हैं वो पीसीएस की हेल्प करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं यहां पर। इसका मतलब ये जो लोग हैं आईएएस और पीसीएस, इनके पास खुद का बिल्कुल दिमाग नहीं है। खुद का दिमाग का मतलब जो पीछे से अथॉरिटी ने बोल दिया इनको वो फॉलो करना है। ये बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्यों है, कैसे है, कहां है। ठीक है, तो एक एक करके कवर करते हैं। चलिए पहली हेडिंग डालिए, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंडिया के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट की कहानी को कवर करते हैं। चलो कुछ पॉइंट लिख लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका से उठाया गया है। बट इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत अंतर है। राष्ट्रपति जो टर्म है वो प्रेसिडेंट उठाया गया कहां से? यूएसए से। लेकिन भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में काफी डिफरेंस होता है, काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। पहली हेडिंग डालिए, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव हेड। इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव हेड। नॉमिनेटिव हेड का मतलब होता है, या एग्जीक्यूटिव हेड, इसको एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड। क्वेश्चन बनता है वाई। पहला क्वेश्चन मतलब पॉइंट लिखो, एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं इसको। ध्यान से, एग्जीक्यूटिव हेड, इसको एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। पीछे के रीजन लिखिए, ऑब्वियस बात है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रमुख इसको बोलते हैं, तो उसके पीछे के रीजन क्यों होता है? फटाफट। नंबर 1, एज नेशन हेड, एड नेशन हेड। राष्ट्र, आप ऐसे मत लिखना, आप अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में। पहला पॉइंट, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में, राष्ट्र के प्रमुख के रूप में लिखिए। इंडियन प्रेसिडेंट इज अ सिंबल ऑफ, इंडियन प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी। भारतीय राष्ट्रपति एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रपति एकता और अखंडता का प्रतीक है। So he called head of the nation, head of the nation, इसलिए उसको राष्ट्र प्रमुख की संज्ञा दी गई है। दूसरा, फ्री फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, फ्री फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। इसका मतलब दलगत राजनीति से दूर रखने के लिए, दलगत राजनीति से दूर रखने के लिए जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं वो हैं बीजेपी की, लेकिन काम बीजेपी के लिए करती हैं नहीं ना, बस यही फर्क होता है। तो सिंपल तरीके से लिखिएगा इस चीज को, एनी प्रेसिडेंट, कोई भी राष्ट्रपति, ईदर फ्रॉम एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, ही विल वर्क,
ही मतलब यहां पे ही सी की बात कर रहा हूं मैं, ही विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो केवल देश के भले के लिए कार्य करता है, नॉट फॉर द पार्टी पॉलिटिक्स, ना कि किसी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए, नॉट फॉर द पार्टी पॉलिटिक्स, किसी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए नहीं, कंप्लीट है देश के भले के लिए हमेशा करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की निरंतरता के लिए, प्रशासन की निरंतरता के लिए, रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की निरंतरता के लिए, प्रशासन की निरंतरता के लिए लिखिए, इन इंडिया, इन इंडिया गवर्नमेंट इज टेम्परेरी, सरकार अस्थायी होती है भारत में, सरकार कैसी होती है, अस्थायी होती है, एंड इज बेस्ड ऑन लोकसभा मेजोरिटी, एंड इज बेस्ड ऑन लोकसभा मेजोरिटी, और ये लोकसभा की बहुमत पर निर्भर करती है, सरकार कब तक डिपेंड करती है, जब तक लोकसभा में मेजोरिटी है, बहुमत पर निर्भर करती है। सो टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली, प्रशासन को उचित रूप से चलाने के लिए, सो डू द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली, प्रशासन को उचित रूप से चलाने के लिए, देयर शुड बी अ पोस्ट, एक पद होना चाहिए, दैट्स वाई प्रेसिडेंट पोस्ट क्रिएटेड, इसीलिए राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, इसीलिए राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द फेडरल कैरेक्टर, टू प्रिपेयर द फेडरल कैरेक्टर, संघवादी स्वरूप को बनाए रखने के लिए, संघवादी स्वरूप को बनाए रखने के लिए भारत में, संघवादी स्वरूप का मतलब क्या होता है यहां पे तुरंत, फेडरल कैरेक्टर जो आपने लिखा है यहां ब्रैकेट में लिखो, सेंटर इज इक्वल टू 80%, स्टेट इज इक्वल टू 20%, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, ये फेडरल कैरेक्टर होता है, संघवादी स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमेशा सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी, लेकिन वो पावर का गलत यूज ना किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पावर है और मोदी जी के पास ही साइनिंग अथॉरिटी है, तो दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, अनलिमिटेड पावर का यूज करके आसानी से साइन कर देंगे तो चीजें बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई, ये इश्यूज होते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो मेंटेन द फेडरल कैरेक्टर का मतलब होता है सेंटर के पास ज्यादा पावर है बट इस पावर का मिसयूज ना हो, तो तुरंत लिख लो, टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ, टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता का गलत उपयोग से रोकने के लिए। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का विकल्प, सरकार का विकल्प, अल्टरनेशन ऑफ गवर्नमेंट समझ गए, ऑब्वियस बात है, सरकार के हिसाब से चीजें अपने हिसाब से टैकल करने के लिए, ठीक है, चल गवर्नमेंट अपने हिसाब से ना करे। नेक्स्ट आओ, ये हो गया आपका, हो गया, हटाओ इसको, नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 लिखो, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, शैल बी, यहां पे शैल को स्टार लगाओ, शैल के नीचे हाईलाइट करो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान से, आर्टिकल नंबर जो 52 है वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति क्या है, होगा, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे मेंस में क्वेश्चन उठे हैं, इसका मतलब क्या है, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे सेल को डार्क किया गया है, डिफरेंस क्या होता है, सेल को डार्क करने का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब लिखो, इट डैश करके, इट मींस वी यूज सेल वर्ड, वी यूज सेल वर्ड, हमने यहां सेल वर्ड यूज किया है, हमने होगा वर्ड यूज किया है, सो इट इज क्लियर
तो ये स्पष्ट है, इन इंडिया, भारत में प्रेसिडेंट पोस्ट कैन नॉट बी वैकेंट एट एनी टाइम। भारत में राष्ट्रपति का पद किसी कीमत पर खाली नहीं हो सकता। इन इंडिया पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी वैकेंट एट एनी टाइम, मतलब ध्यान से, होगा, समझो, होगा और हो सकता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं भाई, सीधी बात है। तुम आई कैन गो टू द मार्केट और आई विल गो टू द मार्केट और आई शैल गो टू द मार्केट। ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर स्कूलों में पढ़ाई गई होगी तुम लोगों को। आई विल और शैल का यूज पढ़ाया गया है। क्या डिफरेंस होता है? विल मस्ट होता है और शैल आई के साथ, और फिर शैल, फर्क क्या हुआ? मतलब मस्ट नहीं है शैल, उल्टा बोल रहे हो। आई देखो पहले, अब तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो विल शैल अब बंद कर दिया गया, अब शैल का यूज बंद कर दिया गया है, क्योंकि शैल में डिटर्मिनिज्म दिखता है। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? कंपल्सन होता, बाध्यता, समझते हो कि अगर आपने आई के साथ विल लगाया, इसका मतलब है मैं आऊंगा, लेकिन अगर आपने आई शैल लगा दिया तो इसका मतलब आऊंगा, बट कंडीशन अप्लाई हो गई। कंडीशन का मतलब हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा, मैं आऊंगा। डिटर्मिनेंट समझते हो? दृढ़वादिता करके बोलते ना, मतलब आई कैन गो टू द मार्केट ऑप्शन है, आई विल गो टू द मार्केट जाऊंगा, अप्रोक्सीमेट फाइनल है मेरा। लेकिन अगर आपने सेल यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया इधर से उधर, भाई साहब मैं जाऊंगा। तो इसीलिए यहां पे विल की जगह क्या, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट भी तो हो सकता था, बट देयर सेल बी अ प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर विल का मतलब क्या हो गई? आपकी बाध्यता, डिटर्मिनिज्म, कंपल्सन। इसका मतलब इंडिया में हर कीमत पर प्रेसिडेंट होगा। अगर हर कीमत पर प्रेसिडेंट होगा, इसका मतलब सर अचानक से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, लॉजिक बात है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तुरंत, प्रैक्टिकल बात तो ये हुई। उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है तुरंत, जैसे ये प्रेसिडेंट की डेथ हुई वैसे कौन बना भारत का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बन गया? राष्ट्रपति। इसकी डेथ चीफ जस्टिस सीजेआई सुप्रीम कोर्ट, इसकी डेथ सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जो सीनियर होगा जज। ये भारत में दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर इंडिया में किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारे नहीं खत्म हो सकते, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई एक अचानक से मार्केट चला जाए, दूसरा मार्केट चला जाए, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, तीसरा चला जाए, सब थोड़ी चले जाएंगे मार्केट। अगर 10 लोग हैं, अब अकेले तुम रह ही रहे हो अपने घर में, तुम मार्केट चले गए तो क्या है? प्रैक्टिकल बात है। इसलिए इसका मतलब होता है, सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए कि सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिखो यहीं पे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन इंडिया पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत में राष्ट्रपति का पद नीदर वैकेंट, ना तो खाली हो सकता है, नॉर एंडेड, ना खत्म किया जा सकता है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है ना तो कभी खाली होगा लाइफ में, ना ये कभी क्या होगा? खत्म होगा, एंड होगा। सो बिफोर द वैकेंट ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, राष्ट्रपति का पद खत्म होने से पहले देयर इज ए ऑप्शन ऑफ री इलेक्शन, एक चुनाव का प्रावधान है। मतलब ध्यान से, 5 मई 2023 को मान लीजिए प्रेसिडेंट बने, तो सीधी बात है प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं? नॉर्मली 5 साल के लिए। तो डेट अगली क्या हो गई आपकी? 4 मई 2028। यही तो हिसाब बैठा, एक दिन पहले खत्म होता है आपका सिस्टम। तो 5 मई 2023 से 5 साल जोड़ेंगे 2028। तो इस बीच में हर कीमत पर यहां पर भारत में नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है 4 मई को जब ये खत्म हो रहे हैं तो फिर ये वापस बनेंगे। फर्क समझ में आ गया? चुन लिए जाएंगे, ओथ अलग चीज होती है। बट इंडिया में प्रेसिडेंट तुरंत जैसे ही पोस्ट खाली हुई वैसे ही ये क्या हो गए? प्रेसिडेंट बन गए। समझ गए बात को लेकर के? तो किसी भी कीमत पर पोस्ट खाली होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं भारत में कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती तो आंसर ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए देयर इज अल्टरनेशन ऑफ पोस्ट अवेलेबल फॉर द प्रेसिडेंट। भारत में राष्ट्रपति के विकल्प मौजूद हैं, इसीलिए भारत में राष्ट्रपति के विकल्प मौजूद हैं। देयर इज अल्टरनेशन ऑफ पोस्ट अवेलेबल फॉर द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं भारत में, अल्टरनेशन अवेलेबल है।
सही चीज है। डन। नेक्स्ट आइए, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी एग्जीक्यूशन, स्थायी वर्सेस अस्थायी कार्यपालिका। परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी एग्जीक्यूशन, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी एग्जीक्यूशन। भारत में स्थायी वर्सेस टेम्परेरी एग्जीक्यूशन क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आर्टिकल 53(1), इसको समझने के लिए आर्टिकल 53(1) क्या लगता है दोनों क्या है, परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूशन कौन से होते हैं? एग्जीक्यूशन तो समझ के कार्यपालिका होती है जो काम करते हैं, तो परमानेंट कौन होते हैं? भाई सिंपल है यार, परमानेंट का मतलब होगा सर जो 60 साल तक है वो परमानेंट हो गए। टेम्परेरी मतलब मोदी जी, एग्जीक्यूशन तो मोदी जी भी है ना, कैबिनेट गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट कितने साल के लिए? अगर सब ठीक है तो 5 साल, नहीं तो 2 महीना, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन राष्ट्रपति इसमें आईएएस अगर आप बने 21 तो 21 से 60, फर्क समझ में आया ध्यान से? तो इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूशन में लिखो सिविल सर्विस, यही है खेल समझना, सिविल सर्विसेज। टेम्परेरी में लिखो गवर्नमेंट, काम इनका भी वही होता है, गवर्नमेंट, सरकार, सिविल सर्विसेज। अब यहां पे लगता है आपको, क्या लगता है दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी है? इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन सी? हमेशा परमानेंट बेहतर होती है, सिंपल है। टेम्परेरी का कोई भरोसा थोड़ी आज है कल नहीं है, ठीक है? तो इसमें गवर्नमेंट में लिखो नियर बाई 5 ईयर, सब कुछ ठीक रहा तो। और ये लिख लो 21 to 65, तो इसमें 40-45 साल हो रहे हैं, उसमें 5 साल की भी गारंटी नहीं है भाई। आईएएस में अगर आप एक बार आईएएस बन गए तो अगले 60 साल तक की तो छुट्टी है ना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि नहीं पता नहीं सर क्या हो। सिविल सर्विसेज सेंटर की पोस्ट लेके चलते हैं 65, स्टेट 62 होती है। अब यहां पे तुरंत क्वेश्चन आता है ये वाई, इस पे कुछ हेडिंग डालो, वाई परमानेंट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, स्थायी कार्यपालिका की जरूरत क्यों है? वाई परमानेंट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, स्थायी कार्यपालिका की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने बोला टेम्परेरी तो ठीक है, टेम्परेरी तो गवर्नमेंट है वाली बात होती है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट हो, ध्यान से, टेम्परेरी जो एग्जीक्यूशन है ये लोग इलेक्ट होते हैं, क्या लगता है? और ये लोग सेलेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, इलेक्शन और सिलेक्शन का बहुत फर्क होता है। इलेक्शन और सिलेक्शन, आपके घर में 10 सब्जी है रखी हुई, उसमें से सब्जी कौन सी बनेगी? 5 लोगों ने एक बोला, 5 लोगों ने एक बना, तो या 6 लोगों ने एक बोल दिया, तो वो सब्जी इलेक्शन हुआ ना, उसमें वोट। लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी ने एक सब्जी उठा ली, वो क्या हो गया? इलेक्शन, वो सिलेक्शन हो गया। जो सेलेक्ट हो गई बात खत्म हो गई, फिर 9 लोग क्या कहें वो मैटर नहीं करता है, फिर सब्जी उठ गई बात खत्म है। समझ में आया? तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन हमेशा परमानेंसी को दिखाता है और इलेक्शन आपका टेम्परेरी को दिखाता है। ठीक हो गई बात? तो यहां इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बहुत जरूरी है परमानेंट होना। क्यों? पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? बताइए, 1-2 पॉइंट दिमाग लगाओ। परमानेंट एग्जीक्यूशन इज वाई, क्यों जरूरी है परमानेंट? चलिए कोई बात नहीं, पहला लिखिए, इंपॉर्टेंस हम समझ गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस हम लोग समझ चुके थे। कब समझे थे? डैश कर, आप ऐसे मत बनाना, तुम पॉइंट टू पॉइंट लिखना, नहीं पता चला तुम भी गोला खींच के बना रहे। पहला पॉइंट, वी गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, पहला पॉइंट। हेडिंग डाले हैं, परमानेंट एग्जीक्यूशन की आवश्यकता क्यों है, यही तो हेडिंग है। तो पहला पॉइंट, वी गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, डैश करके लिखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश शासन काल में हम इसकी समझ चुके थे, याद रखिएगा, इसकी महत्व को, इंपॉर्टेंस को समझ चुके थे, एफिशिएंट जो महत्व उसको समझ चुके थे। ठीक है। दूसरा, मीडियम है, याद रखिए, ये मीडियम है जो पब्लिक वेलफेयर तक चीजों को पहुंचाता है। नोट करते चलिए, पब्लिक वेलफेयर तक चीजों को पहुंचाता है। भाई सरकार की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
सरकार तो फंड रिलीज करेगी, और वो जो फंड आया वो किसके पास आएगा? लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन है? सिविल सर्विसेज तो है भाई साहब। गवर्नमेंट ने बोला हमने तो पैसे दे दिए और लोगों तक पैसे पहुंचे नहीं, तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस पैसे को पहुंचाने का काम करने का काम भी किसका है? सिविल सर्विसेज का। नेक्स्ट, हेल्पिंग क्लास, मदद करने में प्रवीण, मदद करने में प्रवीण, दक्ष। हेल्पिंग क्लास होती है, मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं ये लोग, हेल्पिंग क्लास। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स क्या लगता है होते हैं? प्रोफेशनल समझते हो तुम लोग? प्रोफेशनल मतलब दक्ष, एफिशिएंट, प्रॉपर होते हैं, इनको पता रहता है काम का। एक आईएएस आदमी और एक नेता आदमी, दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? बहुत फर्क पड़ता है। नेता आदमी को पता ही नहीं काम कैसे करना है, तो नेताजी भी किससे पूछते हैं? आईएएस से तो पूछते हैं भैया कैसे करना है। भाई तुम कंप्यूटर बीसीए किए हुए हो और तुम्हारे घर में नॉर्मल लोग हैं, तो उनको कुछ कंप्यूटर में जानना होगा तो तुमसे तो पूछेंगे भैया बता दो। अब तुम खतरनाक आदमी हो कि कॉलेज नहीं गए, खाली नहीं एग्जाम देने गए थे, पास होने नहीं जाते कॉलेज में एग्जाम देने, पता चला तुम पूछ रहे क्या है ये, अच्छा ये कैसे ऑन होगा? वो तुम्हें बुला पूछ रहे ऑन कैसे होगा, तुम उनसे पूछ रहे किसने कहा, अच्छा रुको सोच के बताता हूँ, फिर तो गड़बड़ होगा नहीं। बट सिविल सर्विसेज में उनकी ट्रेनिंग ही इसी तरीके से दी जाती है, वो प्रोफेशनल्स बनते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए ब्रिज, पुल का निर्माण होता है, पुल बनाते हैं। ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ध्यान से, सरकार और जनता के बीच में क्या बनते हैं? ब्रिज करने का काम करते हैं, सही बात है, संतुलन का काम करते हैं। नेक्स्ट, नो पॉलिटिकल बेनिफिट, भाई सीधी बात है, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए काम करते हैं? क्या लगता है भाई? राजनीतिक फायदे के लिए आईएएस थोड़ी काम करता रहा, वो तो सीधी बात है सरकार के लिए, वो सरकार जो कह रही है उसको फॉलो अप करना होता है, ठीक है। तो ध्यान से, नो पॉलिटिकल बेनिफिट, कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी का बना रहना, क्योंकि 60 साल तक के लिए हैं तो लगातार ये क्या करते हैं? काम करते हैं, तो ऑब्वियस है, तो सीधी बात है। समझ गए सारे पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है, तो कोशिश करो नोट्स बस सीरियस होकर के एक बार बना लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अब आओ हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूशन एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंध। स्थायी कार्यपालिका और परमानेंट कार्यपालिका जो थी, देखो ध्यान से, स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट, और साथ में रिलेशन किसका? राजनीतिक। राजनीतिक कार्यपालिका समझ गए? राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होंगे? पीएम प्लस, और स्थायी में कौन होंगे? आईएएस प्लस। तो इनके बीच में रिलेशन तो जरूरी है ना भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो परमानेंट और पॉलिटिकल के बीच में क्या रिलेशन है? चलो, पहला फर्स्ट पॉइंट, इसको ना काम करो, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ऐसे कर लो, रिलेशन एक तरफ परमानेंट, एक तरफ पॉलिटिकल, समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। पहला पॉइंट, परमानेंट में होते हैं सिविल सर्विसेज के लोग, इधर साइड में होते हैं पीएम प्लस कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, पहला काम। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स
अपॉइंटर, जिसने अपॉइंट किया है, जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवार्ड्स लोकसभा। ध्यान से समझना, फिर मैं आपको समझा दूंगा अगर कंफ्यूजन होता है। जिसने अपॉइंट किया हुआ है उसके लिए। तीसरा, न्यूट्रल, तटस्थ होते हैं पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। नो, न्यूट्रल होने के चांसेस नहीं है, तटस्थ होने के चांसेस नहीं है। हेल्प दी अदर्स, हेल्प अदर का मतलब इधर वालों का, यहां पे भी नो। ये इनकी हेल्प नहीं करते हैं, ये इनकी हेल्प करने के लिए बने। डिफरेंस समझ रहे हो ना? हाँ, तो ध्यान से नोट करना सिविल्स में कौन क्या होते हैं। पॉलिटिकल कंट्रोल, इनके ऊपर क्या लगता है? राजनीतिक दबाव रहता है। यहां पर राजनीतिक दबाव नहीं, यही तो राजनीति कर रहे हैं ना भाई साहब। तो पीएम साहब ही तो दबाव, समझ रहे बात को लेकर के, तो मिनिस्टर्स के अंडर में ही तो काम करते हैं। तो ये आपके होते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल में, ये आपके पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, क्योंकि आजकल बस वही है, बच्चे नहीं 55-56 रट गए। राष्ट्रपति, उसकी ओथ कौन दिलाता है? नहीं है, 5 साल की होती है। राष्ट्रपति के इलेक्शन क्या होता है, वो सब गया, खत्म कहानी है। मैंने क्यों बोला था कोर मेंस चल रहा है, ये प्रीलिम्स का इसमें डेटा बहुत रेयर है कि कुछ आएगा। अब जो इस भरोसे बैठे हैं कि उनका हो रखा है, भगवान ही मैं तो कह रहा हूँ मालिक है यार। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब बेसिक पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1 क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? किसी को आइडिया? कितनी एज होनी चाहिए? बिल्कुल सही, 35 एज होनी चाहिए सर। और इंडियन होने चाहिए, भारतीय नागरिक। ध्यान से, भारतीय नागरिक, ब्रैकेट में लिख लो बाय बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म से इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जन्म से इंडियन सिटीजन। और तीसरी कंडीशन है लोकसभा, उसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ध्यान से, यहां पे लोकसभा का तीन कंडीशन है। 35 साल मिनिमम एज हो, इंडियन सिटीजन हो, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हो। ठीक बात। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है, वो अलग बात है। उसको यहां नहीं लिखना, उसको वैसे तो लोकसभा में पढ़ेंगे, बट यहां चूंकि बात है तो पहला होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नोट कीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए, साथ में दिवालिया नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 कंडीशंस। पागल मींस अनसाउंड माइंड, दिवालिया मींस बैंकरप्ट। अनसाउंड और दिवालिया यानी बैंकरप्ट, ये 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्लस ये तो, अगर ध्यान से, अगर तुमसे पूछे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन तो यही है, इसके अंदर की वो कंडीशन है। ठीक है, तो उसको यहां नहीं लिखते हैं, उसको प्रेसिडेंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, सरकारी नौकरी। जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए आप लोग, गवर्नमेंट जॉब। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। चलो दूसरा आ जाओ, पहला हो गया, दूसरा आओ, टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल, टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना होता है प्रेसिडेंट का? तो लिखो, टर्म ऑफ ऑफिस में, ये तो कॉमन चीज आप लोग भी जानते होंगे, लिखो जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में कितना होता है? 5 साल। एक्सेप्शन, अपवाद, 5 साल। अपवाद का मतलब होता है किस सिचुएशन में 5 साल कम हो सकती है। तो एक्सेप्शन में है, पहला एक्सेप्शन है डेथ, दूसरा एक्सेप्शन है रिजाइन, तीसरा एक्सेप्शन है सिक, बीमार, चौथा एक्सेप्शन है रिमूव, उसको हटा दिया जाए।
रिमूवल प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट। रिमूवल प्रोसेस को ही बोलते हैं महाभियोग। फटाफट नोट करते चलिए। ये 4 कंडीशन में, जनरल कंडीशन में होती है। एक्सेप्शन आपके सामने डेथ हो जाए, रिमूव हो जाए या होता है, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें, कॉमन होता है। अब याद रखो इन सभी सिचुएशन में जैसे अगर कुछ होगा तो इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी टर्म में। इसमें लिखो तुरंत फैक्ट्स, इसी वाले टर्म वाले में फैक्ट्स। नंबर 1, एज द सीट वैकेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे ही राष्ट्रपति की सीट खाली हुई, वैकेंट ऑफ प्रेसिडेंट खाली हुई, वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, पहली कंडीशन, पहला फैक्ट्स। दूसरा फैक्ट्स, विद इन 6 मंथ फ्रॉम दिस पॉइंट, इस दिन से 6 महीने के अंदर न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड, नए राष्ट्रपति का चुनाव होना कंपलसरी है। नए राष्ट्रपति का चुनाव होना कंपलसरी है, ठीक है। नए राष्ट्रपति जो हैं वो चुनाव होंगे ही होंगे, मतलब उनका इलेक्शन होगा ही होगा इस सिचुएशन में। 6 महीने मतलब वाइस प्रेसिडेंट। अब सिंपल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत सिंपल, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है तुरंत दिमाग लगा के। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने दिन के लिए हो गया प्रेसिडेंट के लिए, 6 मंथ। भाई 6, एक वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए मैक्सिमम बन सकता, तब तक तो नए प्रेसिडेंट आएंगे। तो क्वेश्चन अनलिमिटेड टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 महीना मैक्सिमम, उसके अंदर ही अंदर, इसलिए 1-1.5 महीने तक के लिए इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट, लास्ट प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम। पिछला राष्ट्रपति अनलिमिटेड टाइम तक के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। लास्ट प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम। अनलिमिटेड का मतलब है कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो कोई इसकी इंडिया में लिमिट नहीं है। यूएसए में, चाइना में, रशिया में लिमिट है सबकी, 2-2 बार की लिमिट है, याद रखिएगा। मतलब समझो, इसका मतलब भारत में 5 साल के लिए चुनाव राष्ट्रपति बने, फिर अगले 5 साल के लिए बने, उसके बाद फिर एक गैप होना कंपलसरी है अमेरिका में और रशिया में, रूल है चाइना में। बाकी फिर 5-5 साल के लिए 2 बार बन गए। इंडिया में 5-5-5 ऐसे करके आप अगर 50 साल बन सकते हो। बट इंडिया में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 बार बने, एक्सेप्ट 1। एक बार राजेंद्र प्रसाद साहब थे, 2 बार बने, उसके बाद कोई नहीं बना भारत में। ठीक होगी पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये ऐसे क्या ये लगता है अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी चीज है भाई। 5-5 साल के लिए अनलिमिटेड दे दे, इसका मतलब अनलिमिटेड पावर। तुमने इलेक्शन कमीशन को पूरा माहौल बना रखा है, तुम ही हर बार चुनाव जीतते जा रहे हो, ये क्या चक्कर है। देखो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति इंडिया में, चलो मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, पिछले एक चीज बताओ, पिछले 50 साल से कोई एक पर्सन है जो इलेक्शन को जीत रहा है, पिछले 50 साल से, क्या लगता है ये सही चीज है गलत चीज है? आराम से सोचिए फिर बताइए, सही चीज है कि गलत चीज है? दोनों बातें हो सकती हैं भाई वास्तव में। देखो ध्यान से, दोनों बातें मतलब क्या हो सकता है सर, ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। गलत का सेंस हो सकता है इसने चीटिंग कर ली होगी, इलेक्शन में पूरा हर बार जीत जा रहा है। सही कब हो सकता है वास्तव में सही काम कर रहा हो, पॉसिबल है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का नाम इसीलिए, प्रणब मुखर्जी पिछले 30-35 साल से, नवीन पटनायक 35 साल से हैं वहां पे, याद रखिए। इसका मतलब वहां की जनता पसंद कर रही है ना भाई। तो अब पॉइंट है कि अगर इन्होंने सही काम है तो वो सीधी बात है, वो काम जो है क्या वो दिखना चाहिए कि नहीं, खेल ये है। अगर वो सही काम कर रहा है लोग तभी पसंद करेंगे जब डेवलपमेंट का काम कर रहा होगा, तो डेवलपमेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अगर आप मोदी जी पिछले आपने 22 साल से वहां पे थे, पीएम सीएम थे वहां पे के, क्या नाम, गुजरात के भाई अरे 2002 से 2015 तक। तो एक चीज बताइए, लगातार 4 साल से अगर आप सीएम हैं किसी स्टेट के 4 बार से, मतलब 20 साल से, तो लॉजिक बात है उस स्टेट में डेवलपमेंट दिखना चाहिए। गुजरात चले जाइए, जिनको भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के, गुजरात चले, तो गुजरात मॉडल दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब सही काम हुआ कि नहीं हुआ, काम खत्म। इसका मतलब अगर कोई भी देश में काम किया जा रहा है और वो बंदा पिछले 5 बार 3 बार 4 बार से लगातार सीएम पीएम बन रहा है, इसका मतलब काम वो सही कर रहा होगा या चीटिंग कर रही होगी। अब आते हैं मोदी जी एज ए पीएम, क्या लगता है मोदी इस बार तीसरी बार फिर बन गए? 29 में क्या लग रहा है आप लोगों को, 29 में
बनेंगे? हाँ, भाग कसम से ना, भक्त लोग तो कुछ हो जाए भाई साहब, ना बनेंगे तो बनेंगे सर। ठीक बात, बनेंगे, बट पॉइंट क्या, चौथी बार का मतलब 20 साल, अगले फिर 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तभी तो क्या लगता है आपको, दिखा है आपको डेवलपमेंट? डेवलपमेंट नहीं दिखा आप लोगों को? काम तो बहुत हुआ यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खास करके स्पेशली दो मिनिस्ट्री है, एक रेलवे एक रोड, ये दो मिनिस्ट्री एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। क्या कंपटीशन, रोड डालें कि पटरी डालें हैं? खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा है, वो रोड डाल रहा है, उसके बगल में जमीन खोद के पटरी डाल रही, देख रहे हो? ट्रेन निकल रही, ट्रेन से पहले वंदे भारत उन्होंने निकाली, उससे पहले नेशनल हाईवे खींच दिया गडकरी साहब ने, देखे हो? अरे बड़ा खतरनाक वाला चल रहा है इस समय। मेरे को कोई भी जगह ऐसी बची नहीं होगी जहां तक रोड नहीं पहुंची, ज्यादा गडकरी जी का बस चले तुम्हारे घर के अंदर रोड निकाल दें। उनके पास सीमेंट बालू कम नहीं है भाई साहब, बहुत बालू सीमेंट है, जगह नहीं बच रही है, समस्या है, क्योंकि इंडिया मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, तो एक रोड को दोबारा बना रहे हैं, देख रहे हो? इस रोड में कोई दिक्कत नहीं थी, ये रोड थी, इस रोड पे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोबारा बन रही, देख रहे हो? इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, रिलीज हुआ है, तो उसको दिखाना है ना। अब वैसे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ का, लेकिन जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रिलीज होते हैं ना, तो उसे फंड आता है पर किलोमीटर के हिसाब से। ये जो आपने देखा था गवर्नमेंट थी, अब नाम नहीं, रिकॉर्डिंग में सब चीजों में, लाल टोपी, तो उनकी जब निकली थी, आपने देखा होगा, वो लगे थे पेडेस्ट्रियन वाले खंबे, नहीं लगे थे, आपने देखा था, पैदल पाथ, साइकिल वाला, साइकिल पथ, हाँ। तो उसका प्रोजेक्ट जब पास हुआ था, सोचिए 24 लाख पर किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, यानी 1 किलोमीटर में 24 लाख रुपए रिलीज किए गए थे फंडिंग। अब आपको क्या, 1 किलोमीटर में कितने पत्थर पत्थर लगाने के, पत्थर समझ देखे थे आप लोग? हाँ, उस पत्थर लगाने के 24 लाख रुपए थे। आपको लगता है 1 किलोमीटर कितने गैप देखे थे पत्थरों के बीच में, कितने फीट का गैप हो गया अप्रॉक्स? 4 से 5 फीट ऑन एन एवरेज। 5 फीट का गैप लीजिए, कितने पत्थर लगेंगे रोड पे? 1 किलोमीटर में कितने फीट होते हैं? ये भी मैथ आ गई भाई साहब, कैलकुलेशन करिए। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.5 फीट अप्रोक्सीमेट, 1 मीटर में 3.5 फीट, तो 100 मीटर में 350 फीट, आराम से 350 फीट, और 3.5 एक 100 मीटर में, और किलोमीटर 1000, तो 350 में एक जीरो और बढ़ा लीजिए, यानी 3500 फीट हो गए। तो 3500 फीट हो गया टोटल, डिवाइड बाई 5, आराम से 5-5 फीट का गैप ले रहे हैं, तो डिवाइड बाई 5, तो कितने हो गए? 700, यानी टोटल पत्थर कितने लगे? 700। कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं आपको, एक पत्थर को कितने का आता होगा? पत्थर देखे थे आप लोग डिजाइन वाले, याद है ऐसे करके मुड़ा हुआ जो पत्थर था, कितने का पत्थर होगा एक पत्थर अप्रोक्सीमेट है? 1000, 1200, 1500, इससे ज्यादा का नहीं। आप 1000 रुपए ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होता। पत्थर कितना होता? मैं बहुत हैवी ले रहा हूँ मैं, 1000 रुपए पत्थर में ग्रेनाइट मिल जाता है, वो तो सीमेंट वाला पत्थर बनवाया गया था। 1000 रुपए का पत्थर है, हिसाब समझ रहे हैं? अब हिसाब लगा लीजिएगा भाई साहब। अब आगे नहीं जोड़ूंगा मैं, क्योंकि आगे जोड़ने में फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर समझ, आप समझ गए? तो वो क्या था ना, एक्चुअली क्या था, नई गवर्नमेंट का इलेक्शन होने जा रहा था, मतलब इलेक्शन था, तो पुरानी जो गवर्नमेंट का फंड था वो खत्म करना है, नहीं तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फंड को वापस बुला लेगी, अकाउंट में पैसा रहता है वो अकाउंट सील कर देती है, वापस ले लेती है। तो खर्च तो करना है ना, अब खर्च करने के लिए आपके अकाउंट में पड़े 200 करोड़, समझो, और अगला 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने जा रहे, तो ये 200 करोड़ कहीं तो खर्च करोगे भाई। तो खर्च करने के लिए सिंपल आपको कुछ तो चाहिए, तो कुछ में क्या यही करवा दो, देखे मार साइकिल पद बन गया। साइकिल पद में आप सोचिए उस लेवल पे। अब यहाँ पे जिसके अकाउंट में आया होगा, मतलब जिसको प्रोजेक्ट मिला होगा, कॉन्ट्रैक्टर, उसका क्या हुआ होगा? डॉक्यूमेंट तो सब देगा ही, देना ही है, घूम फिर के ऐसे ही चलती है साइकिल, सिंपल बात है, समझ गए? खैर, तो पॉइंट पता नहीं क्या बात आ रही थी, ये बात छिड़ी कहाँ से थी? अच्छा ओके, इसके इलेक्शन को लेकर के डन है, ठीक है। तो इसलिए कई बार बन सकते हैं, तो आंसर है हाँ, बनने में कई बार बन सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करनी चाहिए कि कई बार ना बन, ठीक है, कोशिश होनी चाहिए 2 बार 2 बार से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तीसरी बार क्योंकि ना चेंजमेंट जरूरी होता है। 29 में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना सरकार थोड़ी सी बदलनी चाहिए, नई सरकार बदले तो इंसान बदले। ऑब्वियस है, भाई पता, अब भाई सीधी बात है, आप केवल बने हुए हैं भक्त, तो आपको पता कैसे चल रहा है कि वो बंदा गलत है? समस्या तो ये भी है ना, जब सामने अगर, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, राहुल गांधी जो बातें बताता है उसमें 90% फालतू बात है, लेकिन उसमें 2-4 बात ऐसी होती है जो जेन्युइन बात होती है। आप ओवैसी की स्पीच सुनना, मैं ओवैसी का सपोर्टर थोड़ी हूँ, फालतू आदमी ओवैसी, भाई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लेकिन ओवैसी 2-3 पॉइंट ऐसी चीजें उठाई हैं जो उठा जेन्युइनली आपको लगता है यार पॉइंट तो सही है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात देशभक्ति की हो जा रही है। जब देशभक्ति की बात हो जा रही है तो फिर कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं, भाई आखिर मोदी जी ने ओवैसी को
जो इंडिया का प्रतिनिधिमंडल था दुनिया भर के देशों में, क्या तो उसमें ओवैसी भी गए थे। अब बताओ, अगर आपको इतनी दिक्कत थी ओवैसी को, भेजते ही नहीं आप ओवैसी को, लेकिन आपने बीजेपी का बंदा बना करके भेजा, उसको क्यों भेजा? कुछ तो रीजन होगा। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्टी है वो सही हो, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्टी गलत हो। अगर वो कुछ कह रहा है तो उस बंदा, जो भी व्यक्ति है अपोजिशन का, अगर वो कह रहा सुन तो लो। आप आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है कि जैसे नहीं, मैंने 5,000 रुपए सिलेंडर हो जाएगा, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, बीच में स्टेटमेंट हुआ था 5,000 रुपए सिलेंडर हो जाएगा, भूखे मर जाओगे। अभी सिलेंडर 1200-1500 रुपए क्या चला सिलेंडर, ऐसे कुछ है ना, 1200-1500। इसमें हालत खराब हो रखी। गरीब आदमी से पूछ लो जिसकी दिहाड़ी है 300 रुपया, उससे मिल लो जाकर को, बता देगा तुमको सिलेंडर की क्या वैल्यू है। समझ रहे हो दिक्कत? ये दिक्कत होती है। तो ऐसे अंधभक्त नहीं बनने चाहिए बिल्कुल कि 1500 हो जाए, 5,000 सिलेंडर हो जाए। देश, कांग्रेस के समय भी देश था यार। कहा क्या 2014 के पहले भारत का जन्म 2014 में हुआ है? इंडिया से पहले था और ठीक ही था, ऐसा भी नहीं है खराब था बात को लेकर। लेकिन ऐसा ना, एक कहते हैं ना, इंटरप्रिटेशन कर दिया गया चीजों को लेकर के कि जो भारत है वो 2014 के बाद पैदा हुआ है, उससे पहले इंडिया में रहना बेकार ही था आपका। अब हमें लग रहा है कि हाँ इंडिया में हम रह रहे हैं, लग रहा है हाँ पूरा। हाँ सही बात है। हाँ, ये भी सही है। चलो क्लियर। तो अब हेडिंग डालो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पहले तो सब चीजें समझ लो। इलेक्शन में हमेशा याद रखिए दो चीजें समझने वाली होती हैं। पहले इलेक्शन में कौन होता है? कैंडिडेट्स, तो सारी कंडीशन इसकी समझ लो। दूसरे इलेक्शन में कौन होते हैं? वोटर, यही तो दो लोग होते हैं। फिर प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट की बात करते हैं। तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एनीवन, कोई भी खड़ा हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीछे मैंने कंडीशंस बता दी थी, 35 साल भला भला होना चाहिए, याद रखिए भारत में। अच्छा, इंडिया में कंडीशन ये होता है कि वो व्यक्ति भारत में जन्मा होना चाहिए, ध्यान रखना, बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप। दिस इज द ओनली रीजन सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। याद है मनमोहन सिंह को आगे किया था, तो लोग कह रहे बहुत बड़ा बलिदान था, गंवारों कौन समझाए। इंडिया के लोग ना एकदम मूर्ख है ना, उनको कुछ। अभी यहाँ पे किसकी बुराई कर रहा है? कांग्रेस की। समझ रहे बात? ऐसा नहीं मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, यहाँ पे सब ऐसे ही है। रूल है, प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तीनों के लिए भारत का जन्म से नागरिक होना कंपलसरी है। तो जन्म का मतलब आप यहीं पैदा होने चाहिए। तो सोनिया गांधी बन कैसे सकती हैं? राहुल गांधी बन सकता है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो कहाँ की है? इंडिया की। अगर सब कुछ ठीक है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली भाई क्या आजकल बवाल चल रहा है, बट अगर इंडिया की है तो वो इंडिया में पैदा हुआ है। तो सिंपल बात है, वो बन सकता, सोनिया गांधी नहीं बन सकती है। तो सोनिया गांधी जब, चूंकि ये फैक्ट, जब भाई लीगल एडवाइस ली गई थी, तो लीगल एडवाइस दी गई होगी कि भाई साहब रूल के हिसाब से तो बीजेपी वाले माहौल बना देते। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मैं प्रधानमंत्री का पद त्याग कर रही हूं, मुझे नहीं चाहिए। बीइंग ए वाइफ ऑफ अ एक्स पीएम, कायदे में तो मुझे बनना चाहिए लेकिन मैं नहीं बनूंगी। कौन बनेंगे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को है। तो लोगों ने पूरा माहौल बना दिया, कांग्रेस ने, देखा बलिदान दे दिया प्रधानमंत्री पद का। नहीं तो प्रधानमंत्री बनने में क्या है, अरे गधों, समझ में आई चीजें क्या है? ये है। तो समझ में आई लीगल, तो लीगल पॉइंट आप पढ़े लिखे लोगों की तरह है। तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन अगर पैदा हुआ है तो वो क्या लग सकता है? इंडिया का प्रेसिडेंट लड़ सकता है इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी, जमानत राशि 50,000 रुपए देनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, कंडीशन होनी चाहिए 50,000। आपने जमा कर दिया तो आपका जो फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो भर जाएगा आपका। तो नॉमिनेशन फॉर्म आपका भर के तैयार हो गया। अब आते हैं, तो इसका तो मतलब आप भी भर दो मैं भी भर दूं, क्या दिक्कत? फॉर्म 50,000 रुपए जमा करने कर दी। अब आते हैं वोटर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। वोटर में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित जो सदस्य हैं लोकसभा के, वो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान से नोट करना वोटर। भारत में लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड। अब यहां पे सीधी भाषा में कंफ्यूजन है मैं क्यों है,
लिखो नॉट बी द, या नॉट कौन, जो भारत के मेंबर नहीं हैं, ये बहुत कंफ्यूजन है। तो नॉट में 2 आएंगे एलएस के, 12 आएंगे आरएस के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के आएंगे जो भी हैं जोड़ करके। इनके बारे में आगे पढ़ोगे। ये लोग इलेक्शन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 लोकसभा में, उसके नीचे लिख लीजिए एंग्लो इंडियन, लोकसभा के नीचे लिख लीजिए एंग्लो इंडियन। 12 राज्यसभा के नीचे लिख लो नॉमिनेटिव, 12 राज्यसभा के नीचे लिख लो नॉमिनेटिव। ये राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति भी पढ़ो, आगे बताऊंगा मैं आपको राज्यसभा में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम की एक अथॉरिटी होती है, एलसी बोलते हैं, जैसे विधानसभा होती है स्टेट में, ऐसे इंडिया में 6 स्टेट हैं, उनमें होती है। अब यहां पे समझो, ये 2 मेंबर लोकसभा में बैठ रहे हैं, ये 12 मेंबर राज्यसभा में बैठ रहे हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे रहे। रीजन क्या होता है बताइए, ये हटा दूं, नोट हो गया, बताइए व्हाट इज द रीजन, ध्यान से भाई। जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटिव हेड होते हैं, उसमें 2 आपके कहां से हो गए, लोकसभा से, 12 हो गए आपके राज्यसभा से। तो ये जो लोग हैं, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स बनता है, ऐसा क्यों, जबकि लोकसभा के बाकी तो सारे कर रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे आप, ये, हाँ तो सही जा रहे हो, इलेक्शन नहीं होता है तो वो ठीक है, बट हाँ ठीक बात सही है, बट अरे सिंपल है यार सर, जो राष्ट्रपति है इंडिया में, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया की पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया की पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हीं लोगों के द्वारा वो चुना जाता है जो लोग पब्लिक के द्वारा इलेक्ट हुए हैं। इंडिया में लोकसभा के लोगों को हमने तो चुन के भेजा है, और लोकसभा के लोग हमारे जो राष्ट्रपति उसको चुनते हैं। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति इलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है, मतलब इसका मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता है। तो जब इनका इलेक्शन नहीं होता है, तो हम अपने हेड को इनको कैसे देते हैं। फर्क समझ में आया आपको, लग रहा 2 से क्या फर्क पड़ेगा, 1 सीट, वो 1 वोट से सारा खेल होता है। तो यहाँ पे 12 जो लोग होते हैं, इस 12 लोगों में राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के, लिटरेचर के अलग अलग लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी राष्ट्रपति क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो ये लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट जब नहीं किया, तो ये लोग कैसे चुन लिए। तो ये हुआ इसका जवाब। एलसी भारत में टोटल 6 स्टेट है, जहां पर देखो स्टेट जो होता है राज्य, वहां पे हर इंडिया के हर राज्य में स्टेट असेंबली होती है कंपलसरी, और कुछ स्टेट होते हैं जहां पे स्टेट काउंसिल होती है, और ये कितने स्टेट हैं, 6। तो सिंपल एक चीज बताइए, अगर इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो उस स्टेट की, ये जो 6 स्टेट है, इसका वेटेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। कायदे के हिसाब से सबको बराबर बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर 6 स्टेट को हमने स्टेट काउंसिल के नाते वेटेज दे दिया, तो कल को वो हो सकता है अपने बंदे को जिता दे। भाई इंडिया में जो एमएलसी है, इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी सीट यूपी में 103 है लगभग, हिसाब समझो। तो 100 सीट के हिसाब से 600 सीट हो गई, तो 600 वोट तो हो गए ना। तो 600 वोट का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो सीधी बात, अगर ये लोग बोलेंगे तो जिन स्टेट में ये नहीं है, उन लोगों के ऊपर, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया। भाई इंडिया में सोचो कुल स्टेट कितने हैं, 28। 28 में से 22 स्टेट हैं जहां पे स्टेट असेंबली है, और 6 स्टेट है जहां पे स्टेट असेंबली के साथ स्टेट काउंसिल है। तो क्या लगता है, ये जो 6 है जिनके पास स्टेट काउंसिल, इनका वेट ज्यादा नहीं हो गया। तो जब वेट ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बायसनेस हो गई कि नहीं हो गई। तो ये बायसनेस को रोकने के लिए इन लोगों का पार्टिसिपेट नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, मेंस का क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। वाई नॉमिनेटिव मेंबर्स डोंट हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं है, भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं है। तो ध्यान से लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, एक चीज और यहां पे समझ लो, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एमपी। और स्टेट असेंबली के मेंबर को क्या बोलते हैं, एमएलए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो वही नोट कर लीजिए। शुरू के दोनों को बोलते हैं एमपी। एमपी समझते हो,
एमपी होते हैं सांसद, सांसद, और एमएलए क्या होते हैं, विधायक। इन दोनों के बारे में आपके लिए एक वेब सीरीज है पंचायत, देखिए पंचायत, दूसरा तीसरा पार्ट। गोली किसने चलवाई प्रधान जी के ऊपर, एमपी नहीं चलवाई, देखिए पंचायत वेब सीरीज आप लोगों ने देखी, तब तो बताओ नहीं आगे बढ़ो। मतलब नहीं ना, क्या मतलब चीजों को। कांतारा आ गई, कांतारा कल परसों कौन बच्चे मेरे को बोल रहे थे बड़ी अच्छी मूवी है सर, कौन सी है कांतारा यार, मैंने देखी नहीं है। उसके मैंने वो क्लिप तो देखी है साइनल वाली, जिसमें वो लेटा रहता, वो नहीं करके कुछ एक सीन, वो तो बड़ा अच्छा सीन था। बट बड़े बच्चे बता रहे वो आई, एक और कोई आई है एनिमेशन वाली भी आई है नई, एक तो वो आई थी नरसिम्हा वाली, एक और कोई एनिमेशन की अच्छी मूवी आई है। मूवी देखते हैं आप लोग, मूवी है ही नहीं, स्पोर्ट्स है ही नहीं, घूमना है ही नहीं, जीवन की दिशा किधर है आप लोगों की, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, रास्ते में ना इधर ना इधर, को चुपचाप घर जाना है, घर पे दाल चावल खाएंगे, हम सो जाएंगे, शाम को उठेंगे, मम्मी पापा अगर हैं थोड़ा बहुत काम कराते हैं आप लोग घर का, लड़के लोग सर हिला रहे, तुम लोग काम कराते हो बे, कौन सा काम करते हो, बर्तन वर्तन धुलते हो, लड़के लोगों से पूछ रहा हूँ आप लोग काम करते हैं घर का, कोई सा काम नहीं करते घर का, क्या करते हैं, बर्तन करते हैं घर के, अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, पता है आप लोगों को, आप लोग अभी लाइफ बहुत सुकून की जी रहे हैं इसलिए, नहीं तो भाई साहब घर के ऑलमोस्ट काम आने चाहिए आपको, ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं आ सकते बट कोशिश करनी चाहिए कि सारे काम आ जाएं, क्योंकि आप इसमें सबसे बड़ी निगेटिविटी ये होती है कि आप डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर, शुरू से मम्मी के ऊपर, बाद में वाइफ के ऊपर। किस्मत बस आपकी अच्छी है कि अगर वाइफ भी ऐसी आई जिसने घर के काम नहीं सीखे, बस 3 से 4 दिन में मिलते हैं कोर्ट में जज, इससे ज्यादा दिन नहीं लगते, 3 4 दिन, 3 4 दिन तो बढ़िया था, 3 4 दिन के बाद भैया हमें नहीं आता, तो लड़का हमें भी नहीं आता, तो ठीक है, तो फिर सबसे अच्छा क्या, चलो कहाँ पे, परिवार न्यायालय में, चलो लगाओ रेट भैया, अलग अलग को कहानी होती है। बट मेरा मानना है भाई साहब, इंडिया में अगर आप हैं तो आपको, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका पता है, घर छोड़ो। जब आप घर छोड़ोगे 1 साल के लिए तो ऑटोमेटिकली सब सीख जाओगे। हॉस्टल लाइफ गए, जिंदगी खत्म है आपकी, वहां पे जो सुकून की जिंदगी नहीं होती है कि फोन कर दिया मम्मी को, हाँ मम्मी जरा भेज दो एक पानी, एक गिलास देना, नहीं होती है, मम्मी तुरंत दौड़ के लाती हैं। ऐसी ऐसी मैंने यहाँ मम्मियों को देखा भाई साहब, उनका लड़का बीटेक कर रहा है, बीटेक अब तो बीटेक कंप्लीट हो गई उसकी, जॉब कर रहा है, बट अभी भी सोचो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। दुलार पने की हद है जिसको कहते हैं। मम्मी का बेटा होना, जो मॉम सन आजकल ट्रेंडिंग है, होना जरूरी है, बट इतना भी नहीं भाई साहब कि मतलब मूर्ख बना दो उसको। आप प्रैक्टिकल होकर सोचे भी, कहीं कुछ उसकी मम्मी को हो जाता है, वो लड़के की जिंदगी नरक हो जाएगी। अरे हो गया 4 5 6 साल दुलार, बस दैट्स इट, हो गया यार। उसके बाद उस बच्चे को पूरा कंप्लीट क्या करिए, डिपेंड कर दीजिए अपने ऊपर, हर चीज सीखने दीजिए, क्या दिक्कत है, गिरेगा उठेगा। यहाँ पे उस दिन क्या हम लोग खाना खा रहे, तो हमने तू भी खा ले, उसकी भी निकाली उसकी प्लेट, कह रही नहीं नहीं इसको मैं ही खिलाऊंगी मैं दंग रह गया यार, मैंने कहा आप खिलाएंगे, मुझे चोट चपाट लगी होगी, नहीं होता आप खिलाएंगे, मैंने क्या वो कहीं लग गई क्या, करा ना ना। अब वो कितने उसको घमंड से, इसको सर शुरू से हम ही खिलाएं, अबे दो जानवर है, इंसान है ना, उसको हाथ पैर उसके है नहीं क्या, नहीं खाना डाल देते हैं जानवर को, हम खिलाएंगे, बताओ बताओ। मैं तो उसकी बात देख के दंग रह गया भाई, ऐसे ऐसे भी हैं। अब वो लड़का मुस्कुरा रहा, होगा कम से कम 90 किलो का, कोई को फर्क नहीं पड़ रहा, बताओ ये हाल हो रखा। खेलने गिर जाएगा लड़का हमारा, सही है। फिर यही लड़के जब पता है अचानक से जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं और फिर जब मार्केट में उतरते हैं, तो फिर यही लड़के होते हैं जो हर तीसरे दिन खबर आती है लटक गया, आज ट्रेन के आगे कूद गया तो जहर खा लिया, यही होते हैं। क्योंकि जीवन में आपने लड़ना सिखाया नहीं जब लड़ना सिखाना था, और जब लड़ना किसने सिखाया, मार्केट। और मार्केट जब लड़ना सिखाएगी तो उसको 1% रहम नहीं करना है आपसे, उसको क्या करना है, आप अपनी मम्मी के बेटे हो, मार्केट के थोड़ी हो। मार्केट में तो सीधी बात है, मार्केट का मतलब है बाहर सिविल्स की तैयारी, हर कंपटीशन में जहां उतरे कहानी खत्म है आपकी, सीधी बात। इसीलिए हमेशा याद रखे, आप लोगों के घरों में अगर कोई छोटा बच्चा है, मम्मी उनकी दुलार कर रही है, करने दीजिए, आप नहीं दुलार करिए। मैंने हमेशा बताया ना ये मैं ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं सब, 0 से 6 साल, ये सिंपल तरीका है, बेहिसाब प्यार, अनलिमिटेड। कभी मत मारना 6 साल तक बच्चों को, कभी नहीं मारते, क्योंकि ना शरीर उनके कोमल होते हैं, नहीं थोड़ा, हाँ। दूसरा स्लॉट खुला हुआ है, टेंशन ना लो। 12 साल खाली मार, प्यार ही नहीं, प्यार से कुछ नहीं, को बिंदास तोड़ दो भाई साहब, बस इतना कि हॉस्पिटल ना ले आना पड़े। ये क्या पता कि इस बीच में बच्चे का ना मानसिक डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट में मार, आपको लगता होगा कि मार दुलार से बच्चे नहीं सुधरते, ऐसा नहीं है। मारने का एक तरीका होता है,
सब सुधरते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मारने से बेशरम बन जाएंगे। अब ऐसा तो हर बात में मारोगे तो बेशरम बन जाए, नहीं होता। हर छोटी चीज में आप कूट रहे, कुछ गड़बड़ है कहानी। आप 3 4 5 दिन में एक डोज दीजिए, तो उनके मन में डर बैठता है कि पापा या मम्मी। और ध्यान रखना, हमेशा पेरेंट्स में दोनों को रिजिड नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर दोनों रिजिड है, बच्चा खत्म हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, बेशरम। क्योंकि दोनों हो गए ना, हमेशा याद रखे, एक मारे तो दूसरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे। नहीं तो कई बार भी बच्चा दोनों से जब गुस्से में आएगा तो अपनी बात नहीं कहेगा, अपनी बात नहीं कहेगा तो अंदर ही अंदर कूड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए ये हक किसको दिया गया है, बाप को। इंडिया में समाज में कुछ रूल्स हैं, पीटने का हक किसको दिया गया है, बाप का। आप मम्मी मार रही हो और बाप अभी चल के डांटने लगे तो मम्मी बाप को डांटने लगती, तुमने कैसे कर दिया, जबकि वो कूट रही है, वही मार रही है। अगर मैं जाकर के हाथ मार दिया उसको तो कह रहे तुमने कैसे हाथ चला दिया उसके ऊपर, मैं समझा रही हूं ना इसे, बताओ। और जबकि वही मैं भी तो समझा ही रहा था, ऐसा होता है। तो ऐसा होना भी चाहिए, बच्चे के मन में ये कभी गलत भावना ना आ जाए कि दोनों लोग मुझे मार रहे हैं, ये गलत है। बट आप बिंदास, ठीक है। तो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनको एक क्लिप दिखा देना मेरी कि सर ने समाया, टेंशन आप मेरे ऊपर डाल दोगे, सर ने बोला पीटने के लिए, ऐसा बस मारना कि कुछ टूटे टाटे ना। बच्चे के मांस में कितना मेंटल। उसके बाद फिर 12 साल से लेके 18 साल का, इसमें फिर ना प्यार ना मार, फिर इसमें आपको सीधी बात है दो क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। और ये दोस्ती की भी एक मर्यादा होगी, हमेशा याद रखिएगा। ये सिंपल है मर्यादा, मतलब बेटा भूले मत कि वो बाप है, और बाप भी मत भूले कि वो बेटा है। लिमिट नहीं होती बीच में, वो एक लाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों ने अगर लिमिट इधर उधर कर दी तो चीजें फिर बिगड़ जाएंगी। क्योंकि 12 साल के ऊपर वाले बच्चे को मारने में भी आपको दिक्कत होगी और उसको खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, वो यंग होता जा रहा है। फर्क समझ में आ रहा? तो आपको ज्यादा दर्द होगा, उसको नहीं होगा। और वहां से उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, तो मन में ना निगेटिव चीजें, इमोशनल नहीं, आजकल देखिए 12 13 साल के सुसाइड कर रहे हैं, वो यहीं से होती है चीजें, एडोल्सन, ये इश्यूज होते हैं आपको। ठीक है, तो इस चीज को बस खत्म, एक बार ऐसा कर लीजिए। 18 के बाद आपको अपने बच्चे को डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल लाइफ के हिसाब से आपको जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से उसको ले जा सकते हैं, आराम से चला जाएगा वो। बट समस्या क्या, हम लोग उल्टा करते हैं। छोटा बच्चा नहीं बहुत रोता है, नहीं देखे तो मम्मियां होती हैं वो यही पीटना शुरू कर देती हैं, यही गड़बड़ होती कहानी। और जब यही पीटना शुरू कर, मैंने बोला मेंटल डेवलपमेंट, समझ तो यहाँ विकसित हो रही है, आपने यहाँ मार दिया। तो इसीलिए जब इस एज में आता है तो जवाब देना शुरू कर देता है बच्चा। देखिए जीरो के तो मम्मी 6 6 साल 5 5 7 साल के बच्चे सीधे जवाब कर रहे हैं, तुमको क्या पता फला फला, वो ये रीजन है। तो इंडिया में कुछ हैं, समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं कि भैया कब मारना है कब पीटना है। चलो, क्यों मार रहे हैं, सही बात है। नहीं ये आजकल सही है, ये पुराने में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने में आपकी मम्मी, हमारी मम्मियाँ थी ना, चेक कर लो, गलती हो तो पिटोगे, नहीं कई कई बार तो ऐसा भी होता है बहुत दिनों का मार नहीं खाई, मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा तो पीट दी तुम्हें, और पीटते पीटते अगर उनकी चूड़ी टूट गई तो फिर पिटे कि तेरे नाते टूट गई। तो आदमी ने समझ नहीं पा रहा मार खा क्यों रहा है वो। एक दिन कोई एक दिन होता है ना 6 8 महीने में एक दिन ऐसा निकलता, दिन भर आप पिटते हैं, जो आ रहा पीट रहा है, नहीं था मम्मी पीट रही, बड़ा भाई पीट रहा, पापा पीट रहे शाम को ऑफिस से आके। तो कई बार रात को लगता है कि आज का दिन ना थोड़ा, फिर सुबह बेशरम होते हैं भाई, ठीक है यार सुबह हो गया, ठीक है। खास करके जब हम लोगों की समर वेकेशन होती थी तो बड़ा होता था ये सब चीज़ें, बट उसका फ़र्क बहुत पड़ता है। ठीक है, जो बाप की मार का डर होता है ना, वो बहुत फ़र्क पड़ती है, याद रखें। आजकल बस वही ख़त्म हो रहा है। टीचर्स लोग पहले देखते थे कितना पीटते थे, आजकल देखिए हिम्मत है छू लें, सुप्रीम कोर्ट का सीधे ऑर्डर है, और वही ना छूने का नतीजा देख लीजिए क्या हो रखा है। याद है मैंने कि एक से एक केसेस सुने, 8 9 साल के बच्चे हैं पंजाब में बोतलें लेके आते हैं, 8 9 साल का बच्चा है पंजाब, मेरे मैनेजर हैं भाई साहब, वो बताते हैं कि बैग में हर दूसरे बच्चे के बैग में एक बोतल पड़ी हुई है। 9 साल 10 साल का बच्चा, 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, इतना नहीं होगा, 10 11 साल, 13 साल 14 साल, ये हाल होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल कर नहीं सकते। पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स को बुलाया जाता नहीं, डांटने के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि हम आपसे शिकायत करेंगे। बच्चे को पता क्या पेरेंट्स भी तो हमारे जैसे ही हैं, शिकायत कर लो क्या कर लो, वो हमें कुछ नहीं करेंगे, बस खत्म। खैर लिखो इसमें क्या हो गया लास्ट, वो हो गया ना। चलो इसका वो पढ़ के आए हो आप लोग, इलेक्शन प्रेसिडेंट का प्रोसेस, हेडिंग डालो इलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा टेक्निकल है। वो कंप्लीट हो गया लिखने वाला? अरे जो तुमको लिखने के लिए दिया गया था यार, शॉर्ट नोट्स, उस दिन जो लिखवाए थे मैंने सारे कंप्लीट, 1 to all। परसों नरसों तो तुमको ये क्लास में लिखवाए थे ना मैंने, फ्राइडे को था ना, फ्राइडे को तो लिखवाए थे, हो गए सारे कंप्लीट उसके बाद से? देखो आधो को पता ही नहीं अभी।
हाँ यही, वही तो कह रहा हूँ, यही बैठ कर कंप्लीट हो गए थे सारे आपके। ठीक, लास्ट हेडिंग डालिए वोटिंग। वोटिंग सिंपल है, इनकी वोटिंग जो होती है वो वोटिंग की ना वैल्यू होती है। वैल्यू मैंने बताया, इनके वोटर हैं दो, एक एमपी हैं और दूसरे क्या थे, एमएलए। यही तो दो लोग वोट दे रहे हैं। तो याद रखिए, कायदे में तो सिंपल वोट भी दे सकते हैं, बट इनकी वोटिंग की वैल्यूज होती हैं। पहले तो इस चीज को, मेथड को नाम लिख लो, इसके मेथड को लिखो सिंगल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। वोटिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिए, मैंने एमएलए बताया ध्यान से, एमएलए यूपी है ना, यूपी में 403 एमएलए हैं। ऐसे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 300 एमएलए हैं। ऐसे आपका गुजरात, ऐसे करके इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं, 28। तो हर स्टेट के अपने अपने एमएलए होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज लेके चलो 300 एवरेज, तो टोटल कितने हो गए 28। तो 28 इंटू 300, आप 30 का हिसाब ले लो, तो टोटल वोट कितने पड़े 9000। अरे 300 इंटू 30, मैं समझा रहा हूं आपको। तो 300 इंटू 30 कितने वोट पड़ गए 9000। और जो एमपी होते हैं वो लोकसभा में कितने हैं टोटल 500, कम वो अप्रॉक्स लेके चलो। राज्यसभा में कितने हैं 250। तो 550 और 250 कितने हो गए 800। समझो सीन, समझो 800। तो पॉइंट ये हुआ, आप इसको 1000 ले लो, तुमको मैं समझा रहा हूं, और वो 9000, तो 9000 और 10,000 हो गए कुल वोट। तो कायदे में कुल वोट तो 10,000 हुए, इतने तो वोट पड़ेंगे। लेकिन आप गूगल करके देखना कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो जीतता है वो हारने वाले को 4-5 लाख वोटों से हराता है। उठा के देख लीजिएगा। तो सिंपल बात है, 4-5 लाख वोट कहां पड़े, वोट तो 10,000 पड़ गए। तो जब वोट 10,000 पड़े तो हराया लाख वोटों से कैसे, सोचने वाली बात है। तो वो सोचने वाली बात होती है वैल्यू। अब एग्जांपल समझो, टोटल 10,000 वोट पड़े, अगर एक वोट को मैं 10 के बराबर मान लूं तो 10,000 इंटू 10 हो गए, 1 लाख वोट पड़ गए कि नहीं पड़ गए। अगर एक वोट को 100 के बराबर मान लूं तो तुरंत 10 लाख हो गए वोट। मानने वाली बात है ना, मान लूं। तो इसका मतलब एक वोट इज इक्वल टू 1 वोट। तो ये एक बात है। दूसरा इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100। तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो जो वोट की जो इंपॉर्टेंस है, वैल्यू, वो बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही। प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो इतना ही वोट है 10,000, लेकिन वोट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो वो जो बढ़ गई वैल्यू, उसी को यहां वैल्यू में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो किसकी वैल्यू कितनी है बस वो जान लीजिए ध्यान से। सबसे पहले एमएलए की वैल्यू, ध्यान से बंद करो कॉपी पेन, फिर नोट करना। एमएलए की वैल्यू का मतलब होता है, जो फॉर्मूला काम करता है वो है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एमएलए इनटू 1000। हिसाब समझो। एग्जांपल, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 25 करोड़। सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये यूपी के एक एमएलए की वैल्यू बता रहा हूं। 1 एमएलए इज इक्वल टू वॉट। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू, जब एक एमएलए जब मोहर लगाएगा तो कितनी वैल्यू काउंट होगी, ध्यान से। 25 करोड़ यूपी की वैल्यू हो गई। टोटल पॉपुलेशन, टोटल एमएलए कितने मैंने बताया यूपी में, 400 गुणे 100। यही तो हिसाब बैठा। तो 400 के 2, 100 के 2 कट गए 4 जीरो से। तो ऊपर कितने बचे, 25,000 बटे 4। यही तो हिसाब बैठा। तो 25,000 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, काट के देख लीजिए। 4 का 4 छक 24, कितने बचे 1 और 10, 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 पंजे 20, बोलो 6,250 अप्रोक्सीमेट। 1 जीरो बचा। तो कितना वोट पड़ गया 6,250। सही है, कैलकुलेशन सही चल रहा है ना, हिसाब चेक कर लेना भाई। हैं नीचे, अच्छा 1000 है, वही कह रहा हूँ। खत्म। तो कितनी वैल्यू हो गई 625 वैल्यू हो गई किसकी, एक एमएलए के वोट के बराबर। सही है रूल के हिसाब से। तो अब यूपी में कितने वोट पड़ेंगे, 400 एमएलए वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो सीधी बात है 400 इज इक्वल टू, तो 625 गुणे 400। यही तो हिसाब बैठा। आप 600 वैल्यू समझ लो समझने के लिए। तो 600 गुणे 400 यानी कितने, 24 के आगे कितने जीरो,
4 जीरो लगेंगे ना, 600 और 400 के, तो 4 जीरो यानी 2,40,000। ये वोट कहां कहां से पड़ गए? यूपी से पड़ गए। कायदे में वोट कितने पड़े? 300। रूल कितने थे? कहां गए? 400 रूल के। लेकिन 400 की वैल्यू यूपी में कितनी निकल गई? 2,40,000 की वैल्यू निकल गई। अब आया समझ में? तो अगर यूपी से 2,40,000 सबसे ज्यादा यूपी में एमएलए हैं, तो अगर यूपी से 240 निकले तो ऐसे एमपी, गुजरात जितने भी होंगे सबके अपने अपनी वैल्यू होगी कि नहीं? तो सबको जोड़ लो, 2 लाख, 1,50,000, 10 लाख, ऐसे करके, तो क्या ये 15-17 लाख के आसपास नहीं पहुंच गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? समझो, यूपी से कितने हो गए? 2.5 लाख। यही तो हुआ। ऐसे आपका गुजरात से अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 1.5 लाख। ऐसे महाराष्ट्र से कितना होगा? 2 लाख। ऐसे करके सारे जोड़ लोगे तो क्या बढ़ेंगे नहीं वैल्यू? ऑटोमेटिकली बढ़ के कितनी हो जाएगी? होगी 10-20 लाख के आसपास जब कैलकुलेशन होगी। तो जब वो 10-20 लाख लोग वोट देंगे तो आसानी से जो हारेगा जीतेगा वो लाख में नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आया समझ में सिस्टम? ये सिस्टम काम करता है किसके लिए? एमएलए के लिए। नोट करो। यहीं पे एक मिनट रुक जाओ बस, फिर मैं छोड़ देता हूं आपको। एमपी, यहीं पे एमएलए के बाद एक और देख लो ध्यान से, एमपी की वैल्यू भी सीख लो ध्यान से। 1 एमपी इज इक्वल टू क्या होते हैं पता है? टोटल वोट अपॉन एमपीज इंटू 1000। ध्यान से, टोटल वोट का मतलब जितने वोट पड़े होंगे, टोटल वोट अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया कितने वोट मान के चलिए, 30 लाख समझने के लिए। अप्रोक्सीमेट कितने हो गए? 30 लाख। सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख बटे टोटल एमपी कितने हैं? अरे एमपी दोनों लोकसभा राज्यसभा के मिला करके ना, तो कितने हो गए? 550 और 250, 800 गुणे 1000, तो 3 2 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गए। हिसाब समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 8 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 8 कितना हुआ? लगभग 2.5। अप्रोक्सीमेट 8 दूनी 24, हाँ 2.5। तो कितनी वैल्यू होगी एमपी की? 1 वोट बराबर 2.5 वोट हो रहे हैं अप्रोक्सीमेट। तो एमपी टोटल कितने? 800। तो 800 इंटू 2.5, यही तो हिसाब बैठा। तो 800 को लगभग कितना हुआ वोट? 1800-1900 वोट होते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो होते हैं उनके जो वोटिंग की वैल्यू होती है वो कहां पे ज्यादा होती है? एमएलए की ज्यादा होती है। इसीलिए स्टेट से जीतना जरूरी होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो हिसाब कुल मिला के क्या बैठा तुम्हारा? ध्यान से, टोटल वोट कितने पड़ गए? 30 लाख। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। ये वोट कहां से पड़े तुम्हारे? स्टेट से। और यहां से कितने हुए? 2.5 गुणे 800, 1000 के मान के चलो यार। 2,500 वोट कितने हो गए? कहां से पड़े तुम्हारे? एमपी से। तो क्या रूल के हिसाब से अगर मैं वैल्यू कर दी तो इतने वोट नहीं पड़ गए एमपी और एमएलए के? आराम से, कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। क्योंकि एमपी टोटल ये वोट कितने के बराबर हैं? टोटल एमएलए कितने मैंने बताए थे? अप्रोक्सीमेट 3,000 एमएलए हैं। और टोटल एमपी कितने तुम्हारे? 800। लेकिन इनकी जो वैल्यू हो रही है वो इतने के बराबर हो रही कि नहीं हो रही है? सिंपल है। तो जब इस तरीके की काउंटिंग होगी तो इस काउंटिंग में सीधी बात है 2-3 लाख से हारेगा कि नहीं हारेगा? अब सोचो, जीतने वाले को टोटल वोट का 70% मिला, तो 70% 30 लाख का कितना हुआ? अरे 7 या 21 लाख। तो जीतने वाला 21 लाख, तो हारने वाले को कितने मिले? 9 लाख। तो गैप कितने वो लाख वोटों का हो गया? अरे यार बड़ी समस्या। जीतने वाले को 21 लाख मिले तो हारने वाले को 9 लाख मिले, तो गैप हुआ कि नहीं हुआ? कितने लाख का? 12 और 21 और 9 के बीच में 12 का गैप है, तो 12 लाख वोटों से हरा दिया कि नहीं हरा दिया? किसने? जीतने वाले। तो 12 लाख वोट कहां पड़ गए? वोट तो भैया इतना ही पड़ लेते। तो रूल अब समझ गए। तो वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है? इतनी हो गई है। क्लियर हो गया सबको? अब बहुत अच्छे से नोट करो इसे।